प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जेसीईआरटी द्वारा भूगोल का 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से 2 गो का पहला और दूसरा का मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। ये तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। साथ ही आपको अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी इलेक्टिव, इन सारे मॉडल सेट का आंसर मैंने बता दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 3 है, जो लास्ट सेट है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। तो किसी जलाशय मतलब महासागर, सागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण की मात्रा, जिसे प्रायः कुल जल के प्रति 1000वें भाग मतलब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जल के भार और उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% है। दूसरा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो 71% भाग पर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो थाल घाट है और पाल घाट। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इसके अलावा उक्त वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। छठा है बच्चों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका है अमरकंटक। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516 किलोमीटर। फिर है आपका, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो किसी स्थान के मौसम पर वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, बादलों की स्थिति, पवन आदि का प्रभाव पड़ता है, जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन सब चीज़ों के साथ साथ अक्षांश, सौर प्रकाश, महासागरीय धाराएं, वायु दाब, पट्टियाँ, तूफान, ऊंचाई आदि कई अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। 9वां है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है या भारत में कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी अथवा अलुवियम उस मृदा को कहा जाता है, मृदा मतलब मिट्टी, जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस शैल नहीं बनाते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। 10वां है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखे। तो पहला है, यह सालों भर बहती है। दूसरा, अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा, इनमें जल प्रवाह की कभी कमी नहीं होती, जैसे गंगा, जमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ। फिर है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। 12 है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय है, मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कीटनाशक या कीटनाशक का स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा बच्चों, कीटनाशक रसायनों तथा रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए। दूसरा है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, क्योंकि वृक्ष मृदा के बहाव को रोकते हैं तथा मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता विकसित करते हैं। तीसरा है, ढलान वाले क्षेत्रों में घासें तथा पेड़ लगाना। 13 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय नितल के उच्चावचन का वर्णन करें। तो महासागर प्रथम श्रेणी का उच्चावचन है। यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जल राशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से इतने करीब हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। फिर भी भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है, जिनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण एवं आर्कटिक। जिस प्रकार स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार व मैदान आदि पाए जाते हैं, उसी प्रकार महासागरीय नितल पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है। महासागरीय नितल अथवा अर्धस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गर्त।
फिर आपका है लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला है बच्चों, लाल मिट्टी भारत के कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में अधिक पाई जाती है। दूसरा है इस मिट्टी में लौह तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। तीसरा है यह मिट्टी कपास, दालें, चावल, बाजरा, गेहूं आदि के लिए अच्छी मानी जाती है। और लास्ट है हमारे देश के 18.6% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है हिमालय अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। सेट 1 या सेट 2 में ये क्वेश्चन था, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। क्रम है, आधार है अंतर का, हिमालय से निकलने वाली नदियां बोलिए, अपवाद तंत्र बोलिए, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो उत्पत्ति, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जन्म उत्पत्ति हिमानियों से हुई है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर है, क्योंकि यह हिमपात नहीं होता है। दूसरा है अंतर जल उपलब्धता। तो हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्ष भर सतवाहनी एवं सदा नीरा रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती है, अतः वर्ष भर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, जिस कारण ये सतवाहनी एवं सदा नीरा नहीं है। तीसरा है परिवहन। हिमालय से निकलने वाली नदियां समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रभावित होती है। ये नदियां जल परिवहन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां असमतल, उबड़ खाबड़, पथरीले भागों से तीव्र गति से प्रभावित होती है, अतः प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी है। अप्रवाह क्षेत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र बहुत ही छोटे, जैसे कृष्णा एवं कावेरी नदियों के। स्थलाकृति, ये नदियां कांप मिट्टी का निक्षेप कर विशाल समतल तथा उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, जबकि ये नदियां छोटे छोटे परंतु उपजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। बच्चों आंसर अगर आप लोग को लंबा लगेगा तो इसको पढ़ के मेन पॉइंट को आप लोग छाट करके छोटा कर लीजिएगा। भारत की स्थित भूमध्य रेखा के उत्तर में है और कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा देश के 2 भागों में विभाजित कर देती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत में उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी दिशाओं में हिंद महासागर की स्थिति है, जिन्होंने इसकी जलवायु को बहुत प्रभावित किया है। इसी कारण भारत में विविध प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। वस्तुतः भारत की जलवायु पूर्णतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जिन भागों में मानसूनों के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित होता है उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट एवं हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों पर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान एवं वसपन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि तापमान प्रायः 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लेह नगर में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि तापमान जमाव बिंदु से 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, अर्थात -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में 60 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। इसके विपरीत थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहता है तो रात में यह जमाव बिंदु 0 डिग्री तक पहुंच सकता है। जब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात होता है तब शेष भारत में वर्षा की बौछारें पड़ती है। कुछ विदेशी विद्वानों ने भारत को अनेक जलवायु वाला देश बताया है। ब्लैनफोर्ड का कथन है कि हम भारत की जलवायु के विषय में कह सकते हैं कि जलवायु के विषय में नहीं, मतलब जलवायु के विषय में कह सकते हैं, जलवायु के विषय में नहीं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जलवायु की इतनी विषमताएं नहीं मिलती जितनी अकेले भारत में प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता मार्स डेन ने भी कहा है कि विश्व की समस्त जलवायु की किस्में भारत में पाई जाती है। स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान, वायु दाब तथा पवनें एवं वर्षण में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सम और विषम। सम जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जहाँ गर्मियों में न अधिक गर्मी पड़ती है और न सर्दियों में अधिक सर्दी, जहाँ तापमान वर्ष भर लगभग समान रहता है। ऐसी जलवायु प्रायः समुद्र के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। समुद्र के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। ऐसी जलवायु में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर बहुत ही कम पाया जाता है। केरल के
तिरुवनंतपुरम में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, जहाँ तापमान वर्ष भर असमान रहता है। ऐसी जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों अथवा समुद्र से दूर के भागों में पाई जाती है। सूर्य की किरणों से जल की अपेक्षा धरती दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, अतः धरती के प्रभाव के कारण विषम जलवायु का जन्म होता है। ऐसी जलवायु में दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। जोधपुर मतलब राजस्थान तथा अमृतसर पंजाब में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 17 है काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसकी निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। तो काली मिट्टी, इस मिट्टी को रेंगून मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटास होते हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ इसमें कम होते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टेक्नीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म मतलब ह्यूम्स के कारण होता है। निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित लावा की शैलों के विघटन के फलस्वरूप हुआ। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें लोहास, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम तथा जीवाश्मों की मात्रा अधिक पाई जाती है। विशेषता, वर्षा होने पर यह चिपचिपा सी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी का विस्तार दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी भागों में लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारी भागों में यह मिट्टी विस्तृत है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी है। इस मिट्टी में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसे कपास की काली मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इसके प्रमुख पोषक तत्व हैं। इस मिट्टी में फास्फोरिक तत्वों की कमी होती है। ग्रीष्म ऋतु में इस मिट्टी में गहरे दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में कपास, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, सोयाबीन आदि फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। 18 है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो पहला है सागरीय जल की सतही परतों की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। दूसरा है ताज़ा जल अंतर प्रवाह, तटीय क्षेत्रों की लवणता नदियों में से आने वाले ताजे जल के अंतर प्रवाह से प्रभावित होती है। तीसरा है ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता जल के जमने और बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। चौथा है पवने, जैसे कि अस्थायी पवने अन्य क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण कर किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करती है। पाँचवा है समुद्री धाराएं भी लवणता के परिवर्तन में योगदान देती है। और लास्ट है लवणता, तापमान और पानी का घनत्व जैसे कारक अंतर संबंधित हैं, इसलिए तापमान या घनत्व में परिवर्तन संबंधित क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। और फिर बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो गोदावरी एवं कृष्णा नदी है, पश्चिमी घाट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ऐसे करके जो आया है ये गोदावरी नदी है और ये आपका कृष्णा नदी है। फिर उसके बाद है दूसरा चिल्का झील। तो चिल्का झील जस्ट आपका यहाँ जो लाल सा बिंदु लगा हुआ है बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका चिल्का झील है। उसके बाद है आपका बच्चों अरब सागर। तो अरब सागर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है अरब सागर है। उसके बाद है आपका पश्चिमी घाट, ख नंबर था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका ये क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है बच्चों। ये अरब सागर है। यहाँ पर जो देख रहे हैं गुजरात के पास यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर आपका चिल्का झील है। छोटा कर देते हैं, फिगर को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए कौन कहाँ पर है। भूगोल के बच्चों तो यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।